नमस्कार दोस्तों, इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इसके चौधरी आज 1 जून से प्रारंभिक गणित की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि 1 जून से गणित की क्लास भी आपको रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो प्रारंभिक गणित की जो क्लास है, जैसे आपको बीईओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीसैट का आपका पेपर है, टेट, सुपर टेट, इन सभी को ध्यान में रखकर उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा किया जाएगा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम प्रारंभिक गणित की बात करें तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं: अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित और सांख्यिकी। इन सभी को हम प्रारंभिक गणित की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें अंक गणित जो सेक्शन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी गणित से संबंधित एग्जाम हो, वहां अंक गणित का सबसे ज्यादा रोल होता है। चाहे आपको बीईओ का एग्जाम देना हो, पीसीएस का सीसैट देना हो, टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम देना हो, इन सभी के लिए अंक गणित का ज्यादा रोल है। दूसरा आते हैं रेखा गणित। ये रेखा गणित, इससे भी आपको सवाल मिलेगा बीईओ में, सीसैट में। यानी रेखा गणित भी एक मैथ का अंक गणित के बाद रेखा गणित का भी स्थान आता है। तीसरा सेक्शन है बीज गणित। बीज गणित भी आपको इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पीसीएस में तो सीसैट में 5-6 प्रश्न यहाँ से रहते ही रहते हैं। और चौथा है सांख्यिकी। सांख्यिकी कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे बीईओ में सांख्यिकी का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको सीसैट में सांख्यिकी से 4-5 प्रश्न होते हैं, टेट, सुपर टेट में आपको सांख्यिकी से प्रश्न रहते हैं। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे। ये लगभग आपको चलिए मान के चलिए कि 60 से 70 क्लास आपकी रहेगी, तब जाके कंप्लीट होगा। और पर डे आधे घंटे की क्लास में, तो 60 से 70 में आपको 10-12 घंटे का क्लास सांख्यिकी का रहेगा। इसी तरह 15 घंटे की क्लास सांख्यिकी का रहेगा, 15 क्लास बीज गणित का। ठीक है, और लगभग 30 क्लास अंक गणित की रहेगी, तो 30 से 60 हो गया। और लगभग 10 क्लास आपका रेखा गणित से रहेगी। एकदम सीरियल वाइज चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं अन्य यूट्यूब चैनल की तरह कि जो ट्रिक पढ़ा दिए, एक टाइप का प्रश्न अब उसी पे लगे हैं। आपको पूरा टॉपिक वाइज चलेगा। आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो सीक्वेंस से आपको सारी क्लास मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आप क्लास में हैं। आपको ये नहीं कि हमने एक ट्रिक बता दिया और उसी ट्रिक पे आप काम करिए, फिर अगला नेक्स्ट कोई नया अच्छा सा ट्रिक बता दिए। ऐसा नहीं, पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि आप एक बार पढ़ लीजिए तो फिर आपको गणित कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये लेक्चर प्लान है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हम अंक गणित से। तो अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो अंक गणित में आज हम लोग शुरू करेंगे पहला टॉपिक प्रतिशतता। क्या शुरू करेंगे? प्रतिशतता या प्रतिशत टॉपिक। तो हमारा पढ़ाने का थोड़ा अलग स्टाइल है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति गणित को सीख सके। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले हर टॉपिक के सिनॉप्सिस आपको पता होना चाहिए। हर टॉपिक के महत्वपूर्ण टॉपिक पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। वैसे प्रतिशत में ये हमने लिखा है मूल्य मात्रा व्यय। प्रतिशत का पहला टॉपिक है मूल्य मात्रा व्यय। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब है यदि किसी प्रश्न में मूल्य मात्रा व्यय ये तीनों शब्द आ जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रतिशत के ही टॉपिक का सवाल होगा। जैसे कहेगा कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर उसकी मात्रा में 10% की कमी हो जाती है,
तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि। यानी जहां भी ये तीनों शब्द आए ना, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये तो प्रतिशत का ही सवाल है, अन्य किसी टॉपिक का हो ही नहीं सकता है। तो ये पहचानने की कला है, इसलिए मैंने आपको हर टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाया है। दूसरा टॉपिक है परिवर्तन वाले प्रश्न। इसका क्या मतलब, यानी परिवर्तन का मतलब प्रतिशत में ही बदलाव, या आप समझ सकते हैं बढ़ोतरी या घटोतरी के रूप में। यानी क्या है कि एक श्रमिक की मजदूरी पहले 40% बढ़ा देगी, पहला बदलाव बढ़ा हुआ, पुनः उसकी मजदूरी को 40% कम कर दी गई तो दूसरा बदलाव, तो वास्तव में उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के जितने बदलाव वाले प्रश्न होंगे, चाहे किसी की आय से, किसी की आयु में, किसी के व्यय में, जनसंख्या में, संख्या में, कहीं भी अगर प्रतिशत में बदलाव किया जा रहा तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग परिवर्तन वाले की श्रेणी में देखेंगे। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यामितीय आकृतियों के प्रतिशत के प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से सवाल आ ही जाते हैं। ज्यामितीय आकृति जैसे आप जानते हैं वर्ग है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, इन सभी में प्रतिशत परिवर्तन के सवालों को हम लोग देखेंगे। जैसे कह दिया जाए किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया गया तो उसके आयतन में क्या होगा। तमाम ऐसे प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इन तीनों का मैं एक ही तरीका बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से इसके सारी सवाल हल कर लें। ट्रिक बताऊंगा तो इतने ट्रिक हो जाएंगे ना कि आप ट्रिक याद करते रह जाएंगे। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि समय भी कम लगेगा और आपको कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बना भी रहेगा। चौथा टॉपिक है प्रतिशत के अंक गणितीय प्रश्न। इन प्रतिशत के छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं कई बार कि राम की आय का 5% श्याम की आय के 20% के बराबर है, जो सुरेश की आय के 10% के बराबर है, तो राम की आय सुरेश की आय से कितना परसेंट ज़्यादा या कम। तमाम इस तरह के प्रश्न जो छोटे छोटे कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। तो 4 टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक इसका है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये है उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण के प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। पास और फेल वाले प्रश्न नहीं देते हैं कि गणित में इतने परसेंट अभ्यर्थी पास होते हैं, अंग्रेजी में इतने परसेंट पास होते हैं, दोनों विषय में इतने परसेंट फेल होते हैं, तो कुल पास कुल फेल, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हम लोग पास फेल वाले श्रेणी में देखते हैं। इसके बाद होता है जनसंख्या संबंधित प्रश्न। ये भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्याओं में चल के एक नगर की जनसंख्या 8000 है, उसमें पुरुष इतने हैं, महिला इतनी है, पुरुषों में इतने परसेंट की वृद्धि, महिलाओं में इतने परसेंट की वृद्धि, तमाम इस तरह, यानी सब तो जनसंख्या रहेगा, तुरंत ही पहचान में आ जाएगा। इसके बाद है जब शेष दिया हो तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करना। शेष देकर प्रारंभिक राशि आपसे पूछा जाएगा। जैसे कहेगा एक किसान ने अपनी आय का 40% अपने बड़े पुत्र को दिया, शेष का 20% अपने छोटे पुत्र को दिया, शेष का 25% अपनी पुत्री को देता है, और इस प्रकार के वितरण के बाद उसके पास 1200 रुपये शेष बचे, तो बताइए किसान के पास प्रारंभ में कितना रुपया था। यानी शेष देकर प्रारंभिक राशि पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये भी प्रतिशत का ही सवाल है। इसके बाद है चुनाव उम्मीदवार के प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
प्रतिशत का ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चुनाव उम्मीदवार के प्रश्न, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने इतना परसेंट पाया, इतने मतों से हारा जीता, इन तरह की सवालों को हम लोग इसमें देखते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट देख लेंगे मिसलेनियस कुछ प्रश्नों को विविध, यानी इतने टॉपिक में प्रतिशत समाहित है। अगर आप इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो प्रतिशत टॉपिक का 80-90% सवाल आप हल कर लेंगे। ये ध्यान रखो कि यही टॉपिक प्रतिशत है। आप ये मत कि कहीं भी प्रतिशत लिख दिया तो प्रतिशत का ही सवाल है, नहीं, इतने ही टॉपिक है। कई बार आप मिश्रण पढ़ेंगे उसमें भी प्रतिशत रहेगा, लेकिन वो प्रतिशत का सवाल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अच्छा इतने टॉपिक हैं, मूल्य, मात्रा, व्यय, परिवर्तन वाले, ज्यामिति, ये सारे टॉपिक अगर याद है तो आपको मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट याद है। क्लियर है? तो ये सिनॉप्सिस आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आपको प्रश्न को पहचानने में आसानी हो, प्रश्न को पकड़ने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं पहले सिनॉप्सिस को, मूल्य, मात्रा, व्यय। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ना है उस पर हम लोग अब बात करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सिनॉप्सिस, मूल्य, मात्रा, व्यय क्या है, ये पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके सवालों को देखें। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। पहले जानते हैं कि ये है क्या, मूल्य, मात्रा, व्यय। अगर इसके संबंधों को समझ गए ना तो इसके प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। और हल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसके सारे सवाल आप हल कर सको। ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दिए तो सामान्य प्रश्न तो हल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया तो उस प्रश्नों को हल करने में आपको दिक्कतें होंगी। तो चलिए देखते हैं पहले संबंध। इस संबंध को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया आप गए गेहूं खरीदने और गेहूं का मूल्य है 10 रुपया पर केजी, ठीक है ना, और मात्रा है 5 केजी, यानी 5 केजी गेहूं लाना है। मूल्य है 10 रुपया पर केजी, 5 केजी गेहूं लाना है, तो कितना रुपया व्यय करेंगे? तो आप 10 में 5 के गुणा कर दिए तो क्या हो गया? 50 रुपया, यही ना। तो यही संबंध है कि मूल्य गुणे मात्रा से क्या निकलेगा? व्यय। बस यही जानना है, इसी के लिए मैंने उदाहरण दिया आपको। अब जब भी ये सवाल है तो ये संबंध लिख दीजिए, ठीक है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर व्यय। अब इसमें से कोई भी 2 जानकारी प्रश्न में दिया रहेगा ना तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मात्रा आपको निकालना हो तो क्या कर देंगे? व्यय बटे मूल्य। मूल्य निकालना हो तो क्या कर देंगे? व्यय बटे मात्रा। और व्यय जानना तो क्या कर देंगे? मूल्य गुणे मात्रा। क्लियर है? अब तक अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, इसके लिए एक सवाल हम लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे हम प्रश्न लिख देते हैं कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देने से उसकी मात्रा में 20% की कमी हो जाती है तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? सवाल है, पहचान गए कि नहीं इस प्रश्न को? पहला काम होता है कि सवाल को पहचानना, ये ध्यान देना है। तो पहला काम है सवाल को पहचानना। तो पहचान गए कैसे? इसमें मूल्य है, मात्रा है, व्यय जुड़ा हुआ है ना। बस यही करना है। आप
को बिल्कुल मैथ नहीं आती तब भी सीख जाएंगे आप। तो ये पहचान जाएंगे कि तो मूल्य मात्रा व्यय का सवाल है। अब जब पहचान गए तो तरीका हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तरीका ये प्रयोग करेंगे कि हम इस जो सिनॉप्सिस है इसके संबंधों को लिख देंगे। कैसे? मूल्य गुणे मात्रा बराबर व्यय, लिख दिया। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मैं तरीका बताने जा रहा एक मानकर, देखिए मैथ में क्या होता है ना, कुछ भी मानकर सवाल आप लगा सकते हैं, कुछ भी मानकर। लेकिन अगर आप जटिल कैलकुलेशन बना लेते हैं तो आपका सवाल हल करने में दिक्कत होगी, जिनका कैलकुलेशन स्पीड कम होती है। तो हम एक आसान तरीका जिससे सामान्य लड़का भी लगा सके वही तरीका समझाने जा रहा हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। हम एक मानकर प्रश्न को हल करेंगे, एक मानकर। क्यों, आगे बताते हैं। तो मान लेते हैं कि मूल्य है 1, ठीक है, और मात्रा भी है 1। तो उस हिसाब से संबंध के हिसाब से व्यय क्या हो जाएगा? तो व्यय होता है मूल्य गुणे मात्रा, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है आप? तो अच्छा, अब प्रश्न को हम पढ़ेंगे। जब भी मूल्य मात्रा व्यय का सवाल है तो इतना काम आप तुरंत कर दीजिए अपनी कॉपी पे, अभी समझने के लिए। फिर मुंजबानी हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। तो पहले समझते हैं। तो अब आपको दिखाना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देगी, और आपने मूल्य क्या माना है? 1 माना है। तो 1 का 40% बढ़ाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 का 40% कैसे बढ़ाएं, यहां ऊपर मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, यहां समझाता हूं। तो 1 का 40% बढ़ा। तो देखिए परंपरागत तरीका है कि 1 का पहले हम 40% निकाले, तो 1 गुणे 40 बटे 100। 1 जीरो यहां से 1 जीरो कट गया, और 4 बटे 10 का मतलब 0.4, ठीक। 1 का 40% कितना आया? 0.4। अब हम 1 में बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करें? 1 में जो 40% आया 0.4 को हम ऐसे जोड़ेंगे तभी ना बढ़ेगा। तो ये बन गया 1.4। लेकिन इतना करेंगे तो टाइम बचेगा, और इतना करना होता तो एक क्या हम कुछ भी मानकर उसका 40% निकाल के जोड़ देते। मैं एक इसीलिए माना ना, ये काम ना करना पड़े। क्यों? अब तरीका देखिए। देखिए 1 के सापेक्ष जितने परसेंट की वृद्धि करना हो ना, अब कुछ करना नहीं है। 1 के बाद पहले से दशमलव लगाकर, ध्यान समझिए, वही संख्या रख दीजिए जितने की आप से वृद्धि कही जा रही है। जैसे यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि कही जा रही? 40%। तो हम 1 के बाद दशमलव रख के बाद 40 रख दो, ऐसा ही, बस कुछ नहीं करना। तो जब 1 के बाद दशमलव करके 40 रखेंगे तो 1.4 बन गया कि नहीं? क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक हो, इसका कितना हो जीरो, उसका कोई मतलब है? तो यही सीखना है मुंजबानी। अब बताइए, कोई आपसे कहे कि 25% की वृद्धि, तो क्या करेंगे? 1 के बाद दशमलव रखकर क्या रख देंगे? वही 25 रख दीजिए, कुछ नहीं करना। और मान लीजिए कोई कहे आपसे 50% की वृद्धि, तो बोलिए 1 के बाद दशमलव रख के 50 रख देंगे, तो 1.5 हो जाएगा। कोई कहे आपसे 65% की वृद्धि, 1.65 कर देंगे। क्लियर है? तो 1 के सापेक्ष बढ़ाना कितना आसान हो गया मुंजबानी। अब यही कुछ और मानते तो उसका परसेंट निकाल के बढ़ाना पड़ता ना। अब एक और ध्यान, अगर इकाई में वृद्धि कहे, इकाई मतलब जैसे 1% की वृद्धि, 2% की वृद्धि, 1 से लेकर 9 तक की वृद्धि कहे, तब 1 के बाद दशमलव करके पहले 0 रखिएगा, फिर वो संख्या रखिएगा। जैसे आपसे कोई कह दे, देखिए आप देखते हो कि जो साहूकार होते हैं, जो अच्छे व्यापारी होते हैं, वो इकाई वाले अंकों को अकेले 3 लिखना होगा तो 0.3 लिखते हो, तो वही चीज़ समझना है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि 5% की वृद्धि, तब आप क्या करें? 1.05। इकाई की वृद्धि होगी तो दशमलव के बाद 0 रखिएगा, 0 रखिएगा, और इसके बाद वो संख्या रखिएगा। और आपसे कोई कहे कि 9% की वृद्धि 1.09, 4% की वृद्धि 1.04, तो वृद्धि करना सीख गए भाईजान। चलिए अब आते हैं आगे हम लोग।
इस प्रश्न के आगे। तो अब बताइए मुझबानी कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के, तो अब आप आराम से 1.4 रख सकते हैं कि नहीं, एक के बाद दशमलव कर कोई संख्या रखना है। चलिए अब आते हैं मात्रा में क्या कहा गया है। मात्रा में 20% की कमी कहा गया है। तो फिर वही तरीका कि पहले हम 1 का 20% निकालें, तो क्या हो जाएगा 1 × 20/100, 0 0 कटाएंगे तो 2/10 यानी 10.2 आया 1 का 20%। अब इस पर बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो 1 में 0.2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.8। लेकिन फिर वही कि इतना बार बार करना लगे तो टाइम लगेगा आपका। तो ये भी मुझबानी सीख लेंगे तो और आसान है सीखना, कमी करना और आसान है। जैसे कैसे, अगर आपको जितने % की प्रश्न में कमी कहे, जितने %, उस संख्या को 100 में से घटा लीजिए। 100 में से कोई भी संख्या आप घटा सकते हैं आसानी से। मुझबानी इतना तो मैथ आती ही होगी कि 100 में से कोई संख्या मुझबानी आप घटा सकते हैं। जैसे 20% की कमी करना है तो 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। अब इसी के पहले आप दशमलव लगा देंगे ना तो ये 1 के सापेक्ष कमी हो जाएगी, यानी क्या बन गया 0.8 बन गया। अब बताइए अब से कोई पूछे कि 20% की कमी, तो 100 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा 75, उसके पहले पॉइंट लगा देंगे 0.75। अब इसमें इकाई कैसे मतलब नहीं, बस 100 में से घटाइए उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। कोई कहे 5% की कमी, बोलिए क्या होगा 0.95। कोई कहे 10% की कमी, क्या हो जाएगा 0.9। तो कमी भी हमें लगता है आप सीख चुके होंगे। तो अब मुझबानी बताइए 20% की कमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 में से 20 घटाया 80, उसके पहले पॉइंट लगा दिए। तो बस यही खेल है। अगर 1 के सापेक्ष वृद्धि सीख गए और 1 के सापेक्ष कमी सीख गए तो पूरा एक टॉपिक सीख गए। पूरा टॉपिक क्या, पूरा प्रतिशत आप सीख गए। पूरा प्रतिशत इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मैं बताऊंगा ही। तो चलिए मूल्य का परिवर्तन हम जान गए और मात्रा का परिवर्तन हम जान गए। तो व्यय के लिए हमें करना क्या होगा, संबंध क्या करता, गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो गुणा तो आपको आना ही चाहिए ना, नहीं आता है तो इधर साइड में गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा तो आ जाए 14 8 112 होता है और 2 अंकों पे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 1.12। ठीक है ना। अब यहाँ समझिए ऊपर क्या है 1 और यहाँ क्या आ गया 1.12। तो ये 1 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। जहाँ ये ज़्यादा आ जाएगा तो व्यय में वृद्धि होगी और जहाँ 1 से कम आ जाएगा तो व्यय में कमी होगी। एकदम क्लियर हो गया कि अब तो कमी नहीं होना, वृद्धि होना। अब आपको जानना है कि कितने % की वृद्धि होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0.12। ठीक है ना। डिफरेंस समझते ना, अधिक वाले में से कम को घटाना। तो अधिक वाला तो 1.12 है, इसमें से 1 को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 0.12। लेकिन ये तो मुझबानी आप कर सकते हैं। अब इसी डिफरेंस में अगर आप 100 का गुणा करें, प्रतिशत मीन्स क्या होता है 100, ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसी डिफरेंस में 100 का गुणा कर देंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी प्रतिशत में। तो इस आधार पर क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 12% की वृद्धि। और धीरे धीरे आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना कि देख के बस कि जहां 1 से ज्यादा है उतने % की वृद्धि। अगर मान यहाँ पे आ जाता 1.25 तो आपको क्या उत्तर बताना होगा 25% की वृद्धि। अगर यहाँ आ जाता 1.35 क्या उत्तर बताना होता 35% की वृद्धि। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोनों का डिफरेंस निकाल कर आराम से 100 का गुणा करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हो जाता 1.5 तो बहुत लोग कहेंगे 5% की वृद्धि, नहीं 50% की वृद्धि। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस तो 0.5 आएगा ना, और उसमें जब हम 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50% की वृद्धि। ये ध्यान देना है कि अगर 1 के बाद 0.5 है तो 5% की नहीं वृद्धि, अगर 1 के बाद 0.05 होता ना तब ना 5% की वृद्धि होती। चलिए एक और उदाहरण को हम देखते हैं।
चलिए एक सवाल और है, इधर मैं सवाल लिख देता हूँ, इधर समझाऊंगा आपको। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर मात्रा में 10% की कमी होती है, तो व्यय में क्या परिवर्तन होगा? ठीक, पहचान गए ना कि मूल्य मात्रा व्यय का सवाल है। पहचानने की कला आपको आनी चाहिए। अगर पहचान गए तो फिर सवाल तो आप यूं लगाएंगे। तो चलिए पहले पहचान गए तो देखते हैं क्या होगा। तो पहला काम हमने बताया कि पहले संबंध लिखेंगे कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर व्यय, पहला काम ये। और तुरंत 1 गुणे 1 बराबर 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो कहा है कि बोलिए मूल्य को कितना बढ़ाया गया? 50%। क्या हो गया यहाँ पे? 1.5। तरीका बताया है ना, एक के बाद बस वही संख्या रख दो जितने की वृद्धि कही जा रही है। तो एक के बाद 0.50 रखेंगे तो 1.5 बन जाएगा। मात्रा को कितना कम किया गया? 10%। तो कमी वाला तरीका क्या है? 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90, और उसके पहले पॉइंट लगा दें तो पॉइंट। ये धीरे धीरे आपको मुलवानी सीख लेना है। अब गुणा कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा? 15 135। अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35% की वृद्धि। क्लियर है कि नहीं? कितना आसान है। जहां धीरे धीरे मुजबानी करने लगेंगे भाई। अब देखिए, इसको ट्रिक से लोग भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ट्रिक कहां फेल हो जाएगा। जब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं तो आपका जो पहला जो x + y वाला जो ट्रिक है वो फेल हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक सवाल और देखते हैं। जैसे कहे किसी वस्तु के मूल्य को 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य को 2 गुना वृद्धि कर देने पर, 2 गुना वृद्धि कर देने पर मात्रा में 10% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बदल दिए तो व्यय में क्या परिवर्तन होगा? कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर मूल्य मात्रा व्यय का सवाल है तो मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चाहे कुछ भी बदल दे। चलिए, तो हमने अपना कॉन्सेप्ट पहले लिखा और संबंध लिख दिया। अब देखिए क्या, मूल्य को 2 गुना कर दिया है। कोई टेंशन, आपने मूल्य क्या माना? 1, तो 1 का 2 गुना क्या होगा? 2। 1 का 3 गुना क्या होगा? 3। और यहाँ 2 गुना 3 गुना नहीं का, इसको कहा है कि 10% की कमी। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 0.9 है कि नहीं? अब आप गुणा कर दिए बे, तो 9 दूना 18, 1.8। 1 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, तो वृद्धि। और कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 80%। कोई डाउट है तो क्या कर लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस हमेशा अधिक में से कम को घटा के निकालते हैं। यहाँ डिफरेंस आया 0.8, इसमें आपने 100 को गुणा कर दिया तो बन गया 80%। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब आते हैं, मान लिए दोनों को गुना में कर दे। कहते किसी वस्तु के मूल्य को 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दीजिए। और उसकी मात्रा को 3 गुना कर दिया गया, तो 1 का 3 गुना 3। तो कहेगा व्यय में कितने % की वृद्धि? कोई टेंशन नहीं, 2 तिहाई 6। हमने बताया ना, यहाँ 1 यहाँ 6, ज्यादा है कि कम? ज्यादा, तो वृद्धि होगी। अब कितने % की? तो दोनों का डिफरेंस आएगा भैया 5, और उस डिफरेंस में आप 100 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 500% की वृद्धि। ठीक है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल लगाइएगा। इसका अगला पार्ट हम लोग कल लेकर आते हैं। तो धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सभी बच्चों को बताइए कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है, और डेली क्लास सब चलेगा, रेगुलर चलेगा, और टॉपिक वाइज चलेगा। ये नहीं कि एक बता दिए फिर दूसरा कूद के दूसरा, नहीं।
अब जिस पूरे सिनाप्सिस से चाहे 10 दिन चाहे 12 दिन लगे, पूरा प्रतिशत जब समाप्त होगा तभी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।